सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पीएम जो योजना है उसको लेकर एक कार्यक्रम है और उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे और इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम है। वहां पर जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे, अगले 1 घंटे में बात करेंगे। और इसके अलावा देश में जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगले इस 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका। और खासतौर से जब बात करते हैं नया सवेरा की तो ना सिर्फ खबरें बल्कि इसके अलावा कारोबार की बात की जाए या फिर हम बात करें खेल कूद की, तमाम ये जो खबरें हैं ये अगले 1 घंटे के दौरान आप हमारे साथ देख पाएंगे। लेकिन ये तमाम खबरें आपको हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आइए हम नजर डालेंगे हेडलाइंस। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगी पौधारोपण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर। दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने झोंकी ताकत। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। तो वहीं अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना। और चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत आज 6 विकेट से 347 रनों से आगे खेलना करेगा शुरू। आर अश्विन 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खबरें। बिल्कुल, और कुछ खास खबरों में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। साथ ही वो 18 ट्रेंडों के तहत 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, जहां इस योजना के लाभार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की मुख्य थीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी पिछले साल, उसका सेलिब्रेशन करना, सक्सेस सेलिब्रेशन करना। तो उसमें एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम रहेगी, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का अमरावती में हो रहा आवरण, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजना, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसका अनावरण, ये कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना था। हस्त निर्मित कलाकारियों और शिल्पकार के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके सामने कई मोर्चे पर चुनौतियाँ आ गई। एक तो तकनीक में जिस तरीके से बदलाव आया, वो उनके सामने एक चुनौती पेश किया, क्योंकि बाजार में सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती उनके लिए बन गई। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद फाइनेंशियल मोर्चे पे, जो आर्थिक मोर्चा था, उस पर भी उनको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
ये योजना जो कारीगरों को विशेष ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित और बाजार लिंकेज सहायता प्रदान करती है, 18 ट्रेंडों को कवर करती है। वर्धा में कारीगर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्धा में आने वाले हैं, वहाँ पे हम जाने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, जो कुछ उनका हमको बताएंगे उस उनको बहुत अच्छा लगने वाला है कि हमारे वर्धा में वो आ रहे हैं, हमको खुशी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने जो विश्वकर्मा योजना निकाली है, निश्चित इस योजना का फ़ायदा हमारे समाज के युवा वर्ग को होगा। इस योजना को लेकर के हमारे समाज में एक खुशी की लहर आई है और नए युवा वर्ग में अपने पारंपरिक व्यवसाय के प्रति भावना जागृत हुई है। भारत में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 20,44,377 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 1,11,861 महाराष्ट्र से हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाले स्वदेशी आंदोलन को वर्धा ने काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि कई सारी बैठकें यहीं पे सेवाग्राम में हुआ करती थी। अब ऐसे समय में जब देश स्वदेशी आंदोलन के दूसरे फॉरम को एक तरीके से देख रहा है, जिसमें कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सेल्फ लैंड इंडिया जैसे कि योजनाएं जो अब कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय कारीगरों, शिल्पकारों को समर्पित योजना जो है उसकी पहली वर्षगांठ जो है पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ जो है वो वर्धा देखेगा। निश्चित तौर पर यह केवल वर्धा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन होगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ में विश्व कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल फिलहाल वर्धा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर बात की जाए पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, और क्या कुछ खास रहने वाला है आज के इस कार्यक्रम में? मुकुल, देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो विशेष हैं। पीएम मित्र है जिसका जो कि टेक्सटाइल पार्क है, उसका ले फाउंडेशन स्टोन जो है, जिसको आप कहते हैं कि उसके भूमि पूजन जो है वो किया जाएगा। देश भर में कुल 7 ऐसे पार्क बनने वाले हैं। पहला अमरावती में बनेगा। करीब 1000 से ज़्यादा, करीब 1200 एकड़ की पूरे भूमि क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और माना ये जा रहा है कि जो लक्ष्य है, खास करके अगर आप वस्त्र उद्योग का देखें, जो टेक्सटाइल सेक्टर का देखें, कि $300 बिलियन का जो 2030 तक का लक्ष्य है, उतना उत्पादन और उसके साथ में $100 बिलियन का निर्यात, जो ये लक्ष्य है, इसको पूरा करने में ये एक बड़ा योगदान रखेगा। इसके अलावा आचार्य ये जो है चाणक्य स्किल डेवलपमेंट है, अहिल्याबाई होलकर योजना जो है स्टार्टअप के लिए वो शुरू की जाएगी। कई सारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एमएसएमई मंत्रालय जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, वो मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है। पूरी योजना हम जानते हैं कि जो विश्वकर्मा योजना एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा ही समन्वय की जाती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जो है वो लाभ जो है वो उनको देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना की सालगिरह है, उसके मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वर्धा में। और जो 18 ट्रेड हैं, जो 18, चाहे वो कारीगरी का आप देखें, शिल्पकार का देख ले, अलग अलग जो 18 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। हर श्रेणी से एक जो लाभार्थी होंगे उनको प्रधानमंत्री खुद ही क्रेडिट देंगे। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें कि लाभार्थी आएंगे, स्थानीय लोग आएंगे, महिला जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो बचत गठ हम यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में आएंगी। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वर्धा का अगर आप देखेंगे तो वर्धा में प्रधानमंत्री पहले भी आए। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था तो पहली रैली उन्होंने वर्धा से की थी। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी वो यहाँ पे रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन वर्धा के लिए, नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए बड़ा होने जा रहा है। जी योगेश, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं इन दिनों, उनका सीधा लाभ उन लोगों को तो मिल ही रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और कमजोर लोगों को मजबूत करने का काम जो है वो ये योजनाएं कर रही हैं। और आज प्रधानमंत्री इन तमाम लाभार्थियों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो इससे भी आर्थिक तौर पर लोग कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए हमें नजर आए पिछले 1 साल में।
देखिए, आपने 2-3 सवाल किए हैं। अगर आप मोटे तौर पे देखें, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है गरीबों की अगर आपने बात की, देखिए जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है, इस सरकार का लक्ष्य रहा है बेसिकली, उसमें गरीब जो है वो केंद्र में रहे हैं। चाहे वो आप किसी भी योजना को, आप स्वनिधि योजना का उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मुद्रा योजना ले लीजिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद हमने देखा था कि कितने हर्डल्स आए थे, कितनी चुनौतियां आई थी उन लोगों के लिए जो कि असंगठित क्षेत्र से थे। पहले ये कोशिश की गई कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए जो वित्तीय समावेश है उसके तहत उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके लिए जो है वो जनधन योजना की शुरुआत की गई। जब वो मेन स्ट्रीम में आए तो ये इंश्योर किया गया कि जो पैसा उन तक पहुंचेगा सरकार की तरफ से, वहां पे कहीं लीकेज ना हो। इसके लिए फिर डीबीटी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया, आधार से जोड़ा गया, कई सारी चीजों को एक साथ आधार से लिंक किया गया, कई स्तर पर फिल्टर किया गया, क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। कुछ जिलों को जो है विशेष, आप कह सकते हैं कि कुछ जिलों को विशेष तौर पे जो है वहाँ पे ट्रीट किया गया जहाँ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सही नहीं थे, उन जिलों पर विशेष फोकस किया गया। इन सब के अलावे अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें हुई। इस स्कीम में अगर आप देखें जो भी 18 ट्रेड्स हैं, इनमें आप कुम्हार वगैरह को ले लीजिए, सैलून के आप नाई को ले लीजिए, ये लोग वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर किसी भी तरह की अस्थिरता होती है। जी बिल्कुल योगेश, और खासतौर से इन तमाम ट्रेडों को लेकर अगर देखा जाए, प्रयास यही है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इस विकास की, जब हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़ सके, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और इस योजना का भी उद्देश्य यही कि वो जो तमाम शोषित वर्ग की बात की जाए, वंचितों की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, उनको हम आर्थिक रूप से और मजबूती प्रदान कर सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस अपडेट के लिए। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगा, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक की उस पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। साथ ही UN में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के तमाम दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और UN मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे।
The Quad has a very, very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे और इसी को लेकर ताजा अपडेट इस वक्त लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निखिल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। निखिल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी खास और अहम है। कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, लेकिन इस दौरे के बाद में अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। निखिल। जी, निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत के रिश्ते और दिन प्रतिदिन जिसको कहते हैं कि वो मजबूत हो रहे हैं। और ये जो विजिट है और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर इस्तकबाल किए जाने की तैयारियां हैं, उनके स्वागत की तैयारियां हैं, इस बात को समझा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका जिस तरह से नज़दीक आए हैं, जिस तरह से उनके रिश्ते मजबूत हुए हैं, 50 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स और बातचीत के जो डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और उसकी समीक्षा इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायलैटरल डायलॉग करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में, तो वो भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ जब आपने भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात कही तो वो एक ऐसी डोर है जो डायस्पोरा के जरिए जुड़ी हुई है, यानी कि जो भारतवंशी हैं, जो करीब करीब यहाँ पर 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख जिनकी संख्या है। और इसी तरह का उस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सीधे जुड़ते हैं। और एक बार फिर न्यूयॉर्क में जो कार्यक्रम होने जा रहा है इंडियन कम्युनिटी का, उसके लिए भी ज़बरदस्त उत्साह है। तो अमेरिका और भारत के बीच में ये एक सेतु का, एक कड़ी का काम जो भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं वो कर रहे हैं, उस रिश्तों को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से ये जो क्वाड समिट है उसके साइडलाइंस में जब अमेरिका के साथ बातचीत होगी तो ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। कम से कम चाहे वो व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात हो, तमाम सारी जो साझेदारियां हैं उनकी बात होगी। और हम देखेंगे कि एक बार और
फिर से जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें जो उसकी गर्माहट है वो पहले ही बता रही है कि निश्चित तौर पर इस साझेदारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल निखिल, और मजबूती जो है वो इस साझेदारी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन समिट ऑफ द फ्यूचर की जब खासतौर से हम बात करते हैं, जिसको पीएम यहाँ पे इसको संबोधित करेंगे, और उसके साथ साथ क्वाड की भी अगर बात की जाए, चौथा क्वाड की ये जो अब आयोजन हो रहा है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे इसमें? समिट ऑफ द फ्यूचर की अगर आप बात करें, समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के दुनिया भर की उत्सुकता है, और जाहिर तौर पर ये पहली बार हो रहा है। और उत्सुकता इस बात की भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का रुख साझा करेंगे कि किस तरह से वर्तमान में क्या ऐसी रणनीतियां हों कि दुनिया का भविष्य बेहतर हो सके, इसके लिए ये रणनीतियां बनाई जा रही है। और जाहिर तौर पर दुनिया भर के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर इस बात को लेकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि किस तरह से इस जो तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं, उनसे पार पाया जा सके। उसमें अगर हम भारत के रुख की बात करें तो निश्चित तौर पर इंक्लूसिवनेस, समावेशी विकास की भी बात होगी, और उसके साथ ही साथ बात जो सतत विकास है और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये भारत का एक तरह से गोल है। सबको साथ में लेकर चलने की बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो उसी सूक्ति को अगर लेकर के वो दुनिया के में भी चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। वो कॉपरेशन बिटवीन ऑल, सभी के साथ में, समन्वय के साथ में, और पीस, प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाते हुए, स्थिरता को भी उसका एक हिस्सा देते हुए, और इसके साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के दुनिया कहीं ना कहीं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि उसको आज बदलाव करने की ज़रूरत है, आज उस पर काम करने की ज़रूरत है, वो भी एक मुद्दा ऐसा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं बल्कि वो बार बार इस बात को एम्फेसाइज करते रहे हैं। तो भारत की तरफ से देखा जाए तो इंक्लूसिवनेस होगी, उसके साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात होगी, जो तमाम देश हैं उनके बीच में कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने की बात होगी। इस तरह से तमाम सारी बातें हैं जिस पर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर रखेंगे। और इसके साथ ही साथ एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी आएगा, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वैश्विक नेता मिल बैठेंगे और इस बात पर मंथन करेंगे कि कैसे भविष्य को बेहतर किया जा सके। मुकुल, निखिल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वहां पर भारतीय समुदाय जो मौजूद है उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनको भी संबोधित करते हैं, जिसको लेकर के भारतीय समुदाय काफी उत्साहित रहते हैं। और क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से मुलाकात की होगी, बात की होगी, उनमें किस तरीके का उत्साह आपको नजर आ रहा है इस बार? जबरदस्त उत्साह। अगर मैं ये कहूँ कि ज़बरदस्त उत्साह, और प्रधानमंत्री जब लगता है कि जैसे एक इवेंट कहीं एक बार होता है, दो बार होता है, तो शायद उसकी जो लोकप्रियता है, ये कहा जाए कि जो उसके लिए जो फीवर है वो शायद कम होता हो, लेकिन ये फीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में जो वो हर बार आते हैं वो कुछ डिग्रीज और बढ़ जाती है। जिस तरह से यहाँ पर, जिसको आप कह सकते हैं फ्रेंजी क्राउड, और अभी से तमाम सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में जो इंडियन मार्केट्स हैं, जो जहाँ पर खासतौर पर जैसे अभी हम न्यूयॉर्क में हैं, न्यू जर्सी के एरिया में हम गए, वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, ज़बरदस्त उत्साह है और अभी से तैयारी है। आप यकीन करें कि जो नासाउ कॉलेजियम है जहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, तमाम भारतीय वहाँ पर आकर के एक बार पहले से उसका दौरा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पर, हालांकि उसके पहले कई बार आए बिल्कुल, और उत्साह ये हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वो बिल्कुल निखिल 21 तारीख को ही यहाँ पर आ जाएंगे, एक दिन पहले आ जाएंगे, सो दैट उस इवेंट को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को स्वयं वहाँ पर मौजूद होकर सुन सकें। जी, जाहिर तौर पर यही उत्साह है जो कहीं ना कहीं एक उमंग, एक अलग ही जोश जो है, नई ऊर्जा जो है वो नजर आती है जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। फिलहाल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से अगर यूएस की भी हम बात करते हैं, वहां भी जो भारतीय हैं टिका, उनमें एक अलग ही उत्साह और जोश जो है नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर।
बिल्कुल, और ये उत्साह भी लगातार बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं और हर बार जब मुलाकात करते तो एक अलग ही तस्वीर वहां की हमें निकलकर सामने आती है। हालांकि इस बार किस तरीके की तस्वीर रहेंगी उनका इंतजार है, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के दौरे को लेकर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। बाई आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान यानी ICR की शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने के साथ साथ राजभवन के मूर्ति गार्डन का लोकार्पण भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेश का ये पहला दौरा होगा। वहीं उपराष्ट्रपति 20 सितंबर को दमन में जमपौर स्थित पक्षीशाला का भी उद्घाटन करेंगे। 21 सितंबर को उपराष्ट्रपति दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, जहां पर वो छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति दीव में स्थानीय पंचायतों और नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। 22 सितंबर को उपराष्ट्रपति दीव में घोघला ब्लू फ्लैग बीच और घोघला टेंट सिटी की यात्रा भी करेंगे, जहां वो घोघला में प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स और दीव में मल संसाधन संयंत्र यानी STP का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति अपने दौरे के अंतिम दिन दीव में केवड़िया स्थित एजुकेशन हब भी जाएंगे। और आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन का शंखनाद करने पहुंच रहे हैं। वो साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। साथ ही अमित शाह बाबा झारखंडी धाम मंदिर में दर्शन व पूजन कर कोयलांचल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों के हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो जनादेश में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार इन दिनों चरम पर है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी गठबंधन के ही चुनावी मैदान में है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में साल 2022 में परिसीमन के बाद राजधानी श्रीनगर की लाल चौक सीट अस्तित्व में आई। यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन भाजपा के मैदान में आने से इस बार यहां मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में परिसीमन के बाद कुछ नई सीटों को विधानसभा में शामिल किया गया है। इसमें राजधानी श्रीनगर की लाल चौक सीट भी शामिल है। यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण में 25 सितंबर को लाल चौक समेत 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब घाटी में अमन और चैन है। श्रीनगर में चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है और इसी का नजारा दिखता है लाल चौक पर, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शामिल की गई नई सीटों में से एक है। बात करें लाल चौक विधानसभा की, तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक है।
क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी का मुकाबला अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर से है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। वहीं भाजपा ने भी एजाज हुसैन को लाल चौक से उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। एजाज हुसैन ने भाजपा के टिकट पर इस इलाके में डीडीसी का चुनाव जीता था। युवा चेहरा है और भाजपा के विकास के नाम पर जन समर्थन की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं जो आज लोग हैं वो मोदी जी के साथ है। जिस तरीके से मोदी जी की नीतियां ग्राउंड स्तर पे पहुंची है, वही एक वजह है कि आज लोग जोग दर जोग लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और कश्मीरी लोगों के लिए भी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी इस मुकाबले को मुश्किल मानने से इनकार करते हैं और लोगों से उनके काम करने का वादा कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी क़यादत की तरफ से उनको वादा देता हूं कि इंशाल्लाह जीतने के बाद मैं हुकूमत का और उनके बीच में एक ब्रिज बन के जो भी उनके मसले मसाइल यहाँ पे होंगे वो मैं सॉल्व करके उनको दूंगा। अपनी पार्टी के अशरफ मीर भी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन है जम्मू कश्मीर अपनी काटा, इस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा माहौल है और अच्छा रेस्पॉन्स है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। हम तो लोगों की सेवा करने निकले हैं। हमारा जहन है कि हम लोगों के लिए निकले हैं, लोगों के काम करेंगे। लाल चौक सीट से इस बार 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 25 सितंबर को कुल 1,07,199 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 53,425 पुरुष और 53,773 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं। लाल चौक को श्रीनगर की शान कहा जाता है। श्रीनगर में लाल चौक का ये घंटाघर कई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है। बड़ा ही दिलचस्प यहाँ का इतिहास है और उतना ही रोचक यहाँ पर अब चुनावी मुकाबला हो गया है। परिसीमन के बाद पहली बार लाल चौक की सीट अस्तित्व में आई है। त्रिकोणीय मुकाबला है, उम्मीदवारों की आपस में होड़ है, मुद्दों की दौड़ है। जनता का विश्वास कौन हासिल कर पाता है, यही देखना यहाँ पर काफी अहम रहने वाला है। कैमरामैन शकील के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो हर एक दल जो है प्रयास कर रहा है इस चुनावी समर में अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ नजर आता है। वहीं बात की जाए राजधानी की, तो दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। वो हरियाणा की जगाधरी विधानसभा में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो डबवाली, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार भी खबरें और भी हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। नया सवेरा में खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कोलकाता की, जहां महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय को लेकर चल रही मांग पर जूनियर डॉक्टर्स और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही बातचीत सफल रही। पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर कल से आपातकालीन ड्यूटी में शामिल होंगे। जूनियर डॉक्टर आज दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन से CBI कार्यालय तक विरोध मार्च निकालकर अपना धरना समाप्त करेंगे।
जूनियर डॉक्टर शनिवार से आपातकालीन कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। इस दौरान ओपीडी सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि सुरक्षा की मांग को लेकर बंगाल के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का धरना जारी रहेगा। और चलिए नए खबर में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अब बढ़ रहा है और केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम पर देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं शिमला वासियों ने वन नेशन वन इलेक्शन से धन की बचत के साथ ही लंबी चुनाव प्रक्रिया से निजात मिलने की भी बात कही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शिमला में स्थानीय लोगों ने इस प्रणाली का समर्थन किया है और कहा है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद एक साथ चुनाव होंगे और इससे न सिर्फ चुनाव की लंबी प्रक्रिया से निजात मिलेगी बल्कि साथ ही पैसों की भी बड़ी बचत होगी। लोगों ने कहा कि एक साथ चुनाव आयोजित कराए जाने का फैसला सराहनीय है और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाना चाहिए। इसमें बहुत इलेक्शन का लिए बहुत एक्सपेंसेस होता है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम में एक्सपेंडिचर होता है। उसमें आर्मी का एम्प्लॉयमेंट, इलेक्शन कमीशन का खर्चा ये बारी बारी उठाना पड़ता है। अभी यदि एक टाइम में होता है तो सारे एक्सपेंडिचर एक ही टाइम हो जाता है और ये जो बर्डन है, स्टेट बर्डन है, वो सेंट्रल बर्डन के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा और जो जनरल पब्लिक का जो पैसे खर्चा होता है, जो टैक्स का पैसे लगता है, उसका बहुत परसेंटेज रिडक्शन हो जाएगा। सो वन वे और अदर कंट्री इज सेविंग ए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। एक देश एक चुनाव अच्छा कंसेप्ट है। इससे लगता है कि हमारे देश में अच्छा विकास होगा। अगर देश में एक साथ इलेक्शन होते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और देश के विकास के लिए भी अच्छा होगा, तो हम इस डिसीजन के लिए सपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर मंथन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश की गई थी। रिपोर्ट को बैठक में मंजूरी मिलने के बाद आम नागरिकों ने इसके लिए केंद्र का आभार भी जताया और इस पर खुशी जाहिर की है। धन्यवाद करता हूँ मैं मोदी जी का, जो इन्होंने निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा लिया है। जो भी इन्होंने आज तक वादे किए, इन्होंने पूरे वादे किए जी। इससे मतलब खर्चे भी कम हो गए, गरीब का भी थोड़ा फायदा होगा। नहीं तो ऐसे है कि हर 5 साल में कभी कहीं चल रहा है इलेक्शन, कभी कहीं चल रहा है, कहीं 6 महीने के बाद, कहीं 4 महीने के बाद, कहीं 2 साल के बाद, कभी लोकसभा का आ रहा है, अभी विधानसभा का आ रहा है। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उन्होंने ऐसे निर्णय लिया हुआ है, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 191 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट को मार्च 2024 में राष्ट्रपति को सौंपा था। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। इस नई चुनाव प्रणाली को लेकर आम मतदाताओं में भी एक सकारात्मक राय देखने को मिल रही है। तो राजधानी के लोगों का ये मानना है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश के विकास की राहें जो है वो और भी मजबूत होगी। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। तो काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और लोग बेहद खुश वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात की जा रही है। और आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वच्छता अभियान की। तो देश भर में बीती 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है और इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में एक ऐसे गांव की कहानी जो मिसाल कायम कर रहा है। दरअसल गांव के युवाओं ने पहाड़ और अपने गांव की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए स्वच्छता की खास पहल शुरू की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तरकाशी जिले का झाला गांव
गांव के युवा यहाँ रोजाना 2 घंटे स्वच्छता अभियान चलाते हैं। युवाओं की टोली हर दिन 140 घरों के साथ ही बाजार की होटलों, दुकानों और यहाँ वहाँ बिखरे कचरे को भी साफ करती है और लोगों को भी जागरूक करती है। कूड़ा निस्तारण के लिए बाजार में ही कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। युवक मंगल दल के अभिषेक रौतेला का कहना है कि स्वच्छता अभियान के दौरान प्लास्टिक युक्त अजैविक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और पूरी हर्सिल वैली में जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये दिल्ली जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना एक कदम जो हम हमेशा से बढ़ाते आए हैं, और साल 2020 से हम निरंतर स्वच्छता अभियान अपनी ग्राम पंचायत झाला में कर रहे हैं। हमने अपने ग्राम सभा के अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में इसको रखा है, और पूरे गांव के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर हम लोगों ने इस अभियान को चलाया है। विगत 10 दिन तक हम लोगों का ये अभियान चला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये निरंतर हम लोग इस काम के ऊपर कार्य कर रहे हैं स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि जब तक हम लोग अपने गांव को साफ नहीं करेंगे तब तक हम अपने पूरे देश को हम लोग साफ नहीं रख सकते। झाला गांव जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। यह हर्षिल घाटी के प्रमुख गांव में शामिल है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 30 किलोमीटर है। गांव के निकट 4 धाम यात्रा का पड़ाव भी है। यात्रा सीजन में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुकते हैं। इसके अलावा सैलानी भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 8 जुलाई से लेकर अब तक 22 बोरे प्लास्टिक युक्त कूड़ा एकत्र कर चुके हैं। अभी तक जो हमने कूड़ा इकट्ठा करा है वो हमने 32 बैग्स इकट्ठा किए हैं, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स थी जिसको हमने DRS कंपनी में रिसाइकिल होने के लिए दे दिया है। और बाकी मेरा सबसे संदेश और निवेदन ये है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो या तो अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ, और वरना जो सूटेबल डस्टबिन दे रखे हैं उसमें अपना कूड़ा रखो। प्लास्टिक युक्त कूड़े को 3 हिस्सों में जमा किया जाता है। इसमें खाली पैकेट, प्लास्टिक बोतल और अन्य प्लास्टिक के सामान को अलग अलग जमा किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने युवाओं की पहल को सराहा है। उनका कहना है कि इस तरह की पहलें गांव स्वच्छ तो करेगी ही, साथ ही प्लास्टिक कचरे से भी मुक्ति मिलेगी। हमारे जितने भी ग्रामीण एरिया हैं और अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे हमारे प्लास्टिक को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्लान इंडिया के तहत इनकी कुछ ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग कराई है हमारे विकास भवन में। उसके बाद वहाँ उनके ग्राम प्रधान और युवक मंगल दल के अध्यक्ष जो कि अभिषेक रौतेला हैं, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया पिछले 1 महीने में। युवाओं की इस पहल से गांव में स्वच्छता अब साफ नजर आती है। झाला गांव को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, गांव का हर घर, आंगन और गलियां भी कूड़ा कचरा मुक्त हैं। झाला पॉलिथीन मुक्त गांव बनने की ओर बढ़ चला है और बहुत जल्द यह जिले का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव भी बन जाएगा। धन्यवाद प्रकृति अभियान में अभिषेक रौतेला को जहां ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, वहीं अधिकारी भी उनके इस अभियान में साथ हैं। झाला गांव की यह पहल अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, देहरादून। तो देखा आपने, देश के युवा जो हैं ना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, जिससे जो देश है उसमें और स्वच्छता आ सके और जो भारत है एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम कर सकें। फिलहाल हम यहाँ अपने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है।
मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए रुक लेते हैं हमारी सहयोगी संध्या का। जी मुकुल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्रीनगर में कल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उस खबर को लेकर के आज सभी अखबारों ने प्रमुख स्थान दिया है। कई अखबारों ने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और लिखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खोली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने संबोधन में बात कही उसको लेकर के कहा गया। साथ ही मोदी ने दी गारंटी, दुनिया की कोई ताकत अब अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। और भी क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने कही, उसे आज अखबारों में स्थान दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज हरिभूमि अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया और लिखा है कि हथियार छोड़ आत्मसमर्पण करो, मूल धारा में शामिल हो। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कल दिल्ली स्थित अपने आवास पर बस्तर के घने जंगलों से पहली बार दिल्ली आए 70 नक्सल पीड़ितों के दल के साथ उनकी व्यथा को सुनने के दौरान कही। एक और खबर की बात करते हैं, ये है FATF से जुड़ी हुई खबर। जी हां, भारत को IS अलकायदा से खतरा, इस खबर को पंजाब केसरी अखबार ने इस हेडलाइन के साथ लिया है और बताया है कि FATF ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें भारत के आतंकवाद के आकाओं पर वित्त पोषण रोधी जो प्रणाली है उसको भी सराहा गया है, साथ ही किस तरह का खतरा है ये बताया गया है। देश दुनिया पेज पर जनसत्ता अखबार ने आज अपनी जो खबर प्रकाशित की है वो आपको बता देते हैं। दरअसल सतत जल प्रबंधन के मामले से जुड़ी ये खबर है और बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है और ग्लोबल साउथ भारत के दृष्टिकोण पर करता है भरोसा। ये बात संयुक्त राष्ट्र के एक राजदूत ने कही। आपको बता दें कि बहुपक्षीय भागीदारी के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है वो परस्पर सम्मान और एकजुटता पर आधारित है। ये बात कहते हुए उन्होंने भारत की सराहना की है। एक और खबर की बात करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज पहले पेज पर लिया है और बताया है कि लॉजिस्टिक लागत कम करेंगे चमचमाती एक्सप्रेसवे और हाईवे। ये बात कही है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में एकल अंक में आएगी लॉजिस्टिक की लागत और मोटर वाहन उद्योग को विश्व में शीर्ष पर पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसको लेकर के सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। एक और खबर की बात करते हैं जो जनसत्ता अखबार के आज संपादकीय पेज पर प्रकाशित है। ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्टिकल लिखा है और बताया कि किस तरह से किसानों का जीवन बदल रहा है, केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है। बताया कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत परिवर्तनकारी पहल के रूप में जो कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की थी उसको लेकर के कैसे किसानों का जीवन अब बदल रहा है और उनकी आय जो दोगुनी करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था उसको लेकर के कैसे काम किया जा रहा है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर एक खबर प्रकाशित की है। एम्स से ये आंकड़े हैं और एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 64.5% महिलाओं ने किडनी दान दी है और उन्होंने बताया, इस रिपोर्ट में बताया कि पति को किडनी देकर सावित्री बनी महिलाएं। हालांकि सती सावित्री की जो किस्से हम सुना करते हैं उसको लेकर के आज ये खबर इस तरह से प्रकाशित है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि 70% महिलाओं ने अपने पति की मदद की है और किडनी जो है दान की है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और दुनिया भर की कुछ खास खबरों को जान लेते हैं। बात करते हैं श्रीलंका की, जहां कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्षी नेता और SJB उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा, NPP नेता अनुराग कुमारा दिसानायके और SLPP से नमल राजपक्षे मैदान में हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
रानिल विक्रमासिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद जो उन्होंने भूमिका निभाई है उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में शामिल 35 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोइन अहमद फारूकी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलंबो से। मोइन, किस तरह की तैयारियां हैं इस बार चुनाव को लेकर, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है और जो वोटर्स हैं उनके बीच में क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार उनके दिमाग में घूम रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाता मतदान करेंगे वहां पे? कृतिका, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी प्रचार प्रसार इस मौन अवधि के दौरान नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि मौन अवधि जो 48 घंटे की होती है इलेक्शन से पहले, उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके दौरान कोई प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ श्रीलंका में वरीयता मतदान होता है, जिसमें मतदाता अपने 3 शीर्ष पसंदों को चिन्हित करते हैं अपने वोट के ऊपर, और मतदान पूरा होने के शाम को ही मतगणना शुरू हो जाती है। ये मतगणना उसका जो पहला दौर रहता है उसमें अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% या अगर हम ऐसा कहें कि उसको अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती तो दूसरे चरण में इसकी गणना शुरू हो जाती है, जहां पर जो 2 शीर्ष उम्मीदवार हैं उनके बीच में तीसरे और दूसरे वरीयता का जो वोट रहता है, मत रहता है, उसको गिना जाएगा। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वो सुनिश्चित करेगा कि अंतिम परिणाम रविवार तक ही घोषित किए जाए। इसके साथ साथ जो परिवहन बोर्ड है उसने 1300 से भी ज्यादा बसों को अरेंज किया है ताकि लोग अपने अपने गांव जाएं और अपना मताधिकार प्रयोग करें। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय जो है उसने कहा है कि 60,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियां और एसटीएफ कर्मियां और सीधे तौर पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और देखना होगा कि राष्ट्रपति के जो अलग अलग दावेदार हैं उसमें कौन जो जीत है वो हासिल कर पाता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर तत्काल होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स में से 45% भारत में होते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आज दूसरा दिन 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देश कर रहे हैं भागीदारी। वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में भारत के शामिल होने के बाद से सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश में दर्ज की गई बढ़ोतरी। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती से भारत में विदेशी निवेश पर नहीं पड़ेगा कोई खास असर। कहा, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर लेगी फैसला। और कारोबार जगत की खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं सिने जगत की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे सितारे मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म वेटेरन के किरदारों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक शक्तिशाली प्रोमो भी जारी किया जिसमें अमिताभ बच्चन को सत्यदेव के रूप में दिखाया गया है। सूर्या की फिल्म कंगुआ की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। फिल्म 14 नवंबर 2024 को कंगुआ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस मेगा बजट फिल्म में बॉबी देओल भी नजर आएंगे। सिनेमाघरों में ये फिल्म धूम मचाने के लिए तैयार है।
विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा स्टारर 10 साबरमती रिपोर्ट की एक बार फिर से रिलीज डेट बदल दी गई है। गुजरात की गोधरा साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की घटना पर आधारित ये फिल्म नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 में करणवीर मेहरा पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ कश्मीर महाजनी और शालीन भनोट ने भी फाइनलिस्ट में एंट्री कर ली है। अब कृष्णा श्रॉफ और निर्मित कौर अहलूवालिया के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का और जान लेते हैं मौसम का हाल और देखते हैं देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो नया सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग के 145 साल पुराने फायर ड्रैगन डांस की कुछ खास झलकियों के साथ। आम इन तस्वीरों का लीजिए आनंद और मुझे और मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब अगली मुलाकात होगी आपसे सीधा सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।